अब देखते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स यानी अनुवांशिक कारक। ठीक है, अब ये अनुवांशिक गुण जो हैं किस पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जीन्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अनुवांशिक गुणों का रियल जो संवाहक है वो कौन है, वास्तविक संवाहक कौन है। तो उसमें ऑप्शंस आपके आए थे न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और जीन, और क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, और चौथा आपका आया था नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? जीन्स। तो जीन्स पर ही जो है हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमें किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से। इसीलिए हमारी जो शारीरिक संरचना होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मैच करती है। हमारा हाइट कैसी होगी, हमारा रंग कैसा होगा, हमारे फेस के एक्सप्रेशन, हमारे फेस के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स में होती है, और ये जीन्स हमें मिल रहे हैं पेरेंट्स से। तो वही डिसाइड करेंगे कि हमारी फिजिकल ग्रोथ कैसी होगी। देन बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। ठीक है, जैविक और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे शरीर में जितना भी संगठन है, ठीक है, जितने भी हमारी ऑर्गन्स हैं और सब मिला के जो संगठित एक वो शरीर बना रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आपकी क्या क्या आ जाती है? फिजिक, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, और आपके हॉर्मोन्स। ठीक है, फिजिक में आ जाएगा आपकी शारीरिक बनावट कैसी है। देन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? नर्व्स आती हैं, ठीक है, नसें हो गई, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जिनकी मदद से हम वातावरण को जो भी चीज़ें हैं उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका सही होना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा हॉर्मोन्स। ठीक है, जीन्स से भी हमारा डिटर्मिनेशन होता है, हॉर्मोन से भी डिटर्मिनेशन होता है कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी। अब देखिए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, अगर इसका सिक्रीशन प्रॉपर है, अगर इसका स्राव ठीक है एकदम क्वांटिटी में, तो सही हाइट आती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो अबनॉर्मली लॉन्ग हाइट होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। और अगर इसका सिक्रीशन कम हो तो हाइट छोटी रह जाती है, अबनॉर्मल बौने होते हैं जो, उन्हें कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो हमारे जो बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स है वो भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। फिर आती है बात इंटेलिजेंस की। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इंटेलिजेंस क्या है? हमारी सोचने की क्षमता और हमारी चीज़ों को देखने की क्षमता, और हम कैसे किसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं, ये जज करने की जो क्षमता है, यही है आपकी इंटेलिजेंस। ठीक है, यही है आपकी बुद्धि। तो इंटेलिजेंस जो है ये भी आपके ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपका एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं कि वो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। ठीक है, उसे पता है कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कब उसे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, उसका सोशल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत प्रॉपर होगा, उसके काफ़ी दोस्त होंगे, वो हर काम को अच्छी तरह से करेगा। तो इंटेलिजेंस जो है ये भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करती है। देन नेक्स्ट आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक हमारे जो कारक है। तो सामाजिक कारक में देखिए, किसी भी पर्सन का जो सोशल सर्कल होता है, जिनके साथ वो उठता बैठता है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, हमारा फैमिली, हमारे परिवार, हमारे नेबरहुड, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देन इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स यानी कि हमारे भावनात्मक कारक। अब देखिए, इमोशनली हम स्थिर होना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे पास नेगेटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिव इमोशंस हम किसे कह सकते हैं? जैसे कि फियर, डर। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकता है आपका? जेलसी। ठीक है, एंगर, ये सब, गुस्सा, ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशंस है। अगर किसी बच्चे के अंदर फियर है, वो हर चीज़ से डरता है, कुछ नया करने से डरता है, या अपने टीचर से क्वेश्चन करने से भी डरता है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो डर लगता है, वो अपनी मैम से अपनी क्वेरीज भी नहीं पूछ सकता।
तो ये भी हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। फिर आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को हम यहाँ दो तरीके से देखेंगे। पहले एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसके तब जब बच्चा माँ के गर्भ में, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ का जो शरीर है वही उसके लिए उसका एनवायरनमेंट है। और दूसरा एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उस बच्चे को किस तरह का वातावरण मिल रहा है उसे डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं एनवायरनमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर, यानी माता के गर्भ में जब बच्चा है तो उसे क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है और उसका क्या इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो इसमें देखिए पहली चीज़ है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, ठीक है, कि मतलब माँ की फिजिकल हेल्थ और उसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तभी उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चे का माँ के गर्भ में। देन सेकेंड है सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है, एक ही बच्चा है या एक से ज़्यादा है, मतलब जुड़वा बच्चे भी होते हैं कभी कभी, तो इस केस में दोनों को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना भी ज़रूरी है, दोनों को पोषण मिलना चाहिए, तो इस बात का भी इफेक्ट पड़ता है। देन थर्ड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो, ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसे कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी का पोषण मिल रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, जो भी मदर एक डाइट ले रही है वही पोषण जो है बच्चे तक पहुंच रहा है, तो यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ या मदर को अच्छा पोषण लेना चाहिए ताकि वही अच्छा पोषण जो है उनके बच्चे तक भी पहुंचे। देन हार्मफुल रेडिएशन, अगर एक्सीडेंटली मदर जो है किसी हार्मफुल रेडिएशन की तरफ एक्सपोज हो गई है तो क्या करना चाहिए, इसमें ज़रूर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए या जांच करनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर उसका कोई असर पड़ा है या नहीं, क्योंकि रेडिएशंस जो होती है वो शरीर के अंदर तक चली जाती है। देन नेक्स्ट है आपका नॉर्मल और अबनॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, इस बात का भी डेवलपमेंट पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है या कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म की गई है। देन एफ ये हमारा एनी एक्सीडेंट और डैमेज टू द बेबी इन द वॉर्म, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई डैमेज ना पहुँचा हो बच्चे को, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सारे हमारे कारक हैं जो जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब उसे अफेक्ट करते हैं। अब जन्म के बाद कैसे वातावरण की ज़रूरत होती है बच्चों को एक प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, देखिए किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। पहले क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि उसका भौतिक वातावरण कैसा है, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद उसे जहाँ रखा गया है धूप प्रॉपर है या नहीं, हवा वगैरह ताज़ा है या नहीं, और भी चीज़ें जो उसको वहाँ आसपास मिल रही हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। देन मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर मतलब चिकित्सीय उसको जो केयर है उसे मिलनी चाहिए। अगर जैसे आजकल तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशंस कराए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाई जाती है ताकि उन्हें बीमारियां ना लगी। इसके अलावा भी अगर बच्चों में कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर मिलनी चाहिए टाइम से। देन नरिशमेंट, क्योंकि बच्चों का उस समय विकास बहुत तेज़ी से होता है तो उनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, यानी प्रॉपर पोषण की ज़रूरत होती है। सेकेंड है आपका एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ। अब देखिए अगर बच्चे कोई दुर्घटना अपने सामने देख ले तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हर मोड़ पर बड़ों की ज़रूरत पड़ती है, बड़ों के सपोर्ट की और केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बच्चों ने कोई ऐसा दुर्घटना फेस भी की है तो हमें बहुत संभालना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाल देता है और बाद में उनके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट देखिए आप सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस कौन से, ठीक है, हमारे सामाजिक ऐसे कारक कौन से हैं जो बच्चे को डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे आ गया आपका पेरेंटल एंड फैमिली केयर, ठीक है, पेरेंट्स से हमें कैसी देखभाल मिल रही है, ठीक है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा देखभाल से बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। अगर आप बच्चों को केयरलेसली छोड़ दोगे तो बच्चे भी बाद में ऐसे ही होते हैं, वो भी केयरलेस से ही हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर आपके केयर की ज़रूरत होती है। फैमिली में कैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देन फैमिली की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी है, जो बेसिक नीड्स है बच्चे की वो वहाँ पूरी हो रही है या नहीं उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये भी इस चीज़ को अफेक्ट करेगा। देन नेबरहुड, आस पड़ोस कैसा है। फिर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है, ठीक है, कौन से स्कूल में उनको भेजा जा रहा है, ये भी उनके डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है। और फिर आता है पीयर ग्रुप, यानी उनका फ्रेंड सर्कल, कैसे बच्चों के साथ वो उठ बैठ रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट,
यानी हमने जो विकास के सिद्धांत पढ़े हैं उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, हम अब वो देखेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द कोर्स फॉर देयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो सब समान स्तर पर नहीं होते विकास के, वो सब में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत विभेद देखने को मिलते हैं। तो हमें अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इस तरीके से प्लान करना है कि हम सबको लेके चलें, ठीक है, सबके इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको एकेडमिक्स ही पढ़ा रहे हैं, हमारे पास और भी उस पर एरियाज़ होने चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ताकि बच्चे जो हैं जिसका इंटरेस्ट जिसमें है वो उस तरीके से डेवलप हो सके। फिर नेक्स्ट है आपका, नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हेल्प अस टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हेन टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड। तो हमें जो डिफरेंट स्टेजेस पता है डेवलपमेंट की, उसमें हमने देखा था कि कौन सी एज तक के बच्चों को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो हमें कब बच्चे से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है, मतलब कितने लेवल तक उसका विकास हो चुका होगा एक एज में, ये हम पहले से ही समझ सकते हैं, हमें इसकी जानकारी होती है। तो हमें पता है कि हमें बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है, बच्चे को क्या चीज़ आनी चाहिए। देन इट गाइड्स अस टू लोकेट द डिग्री ऑफ अबनॉर्मलिटी इन अवर चाइल्ड। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस हमें पता है, तो हमें पता है कि इस एज तक के बच्चे जो हैं कितना डेवलपमेंट दिखाएंगे। अगर हमने अपनी क्लास में देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब कुछ क्या या एक आध बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ये लैग बिहाइंड कर रहा है, किसी चीज़ में ये कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं और उसके लिए बाद में हम रेमेडियल स्टेप्स उठा सकते हैं, यानी कि इसका हमें क्या करना चाहिए, क्या उपचार इस चीज़ का हो सकता है, उसे हमें देखना है। Then principle of interrelation help us to aim for harmonious growth and development। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन में हमने देखा था कि डेवलपमेंट के जितने भी पहलू हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच लेनी है, जो आजकल अब हो भी रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है हमें हर एरिया में, हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, हमको उसको हर एरिया में डेवलप करना है। Then influence of heredity and environment help us to pay sufficient attention over the environmental conditions। यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है, अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका मतलब हमें अपनी क्लासरूम में बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रखना है, ठीक है, अनुकूल होना चाहिए कि बच्चे हमेशा जो है सीखने के लिए अभिप्रेरित रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, principle like proceeding from general to specific responses help us to plan the learning processes and arrange suitable learning experiences। यानी कि हमें पता है कि बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, सरल से जटिल चीज़ें हमें उन्हें सिखानी है। तो हम लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी इसी तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है, कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे। तो कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमें बनाना है, इसकी भी नॉलेज हमें प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिलती है। तो यहाँ आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।